यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक और यहाँ पर गायनेकोलॉजी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि कभी भी कोई भी क्लास आपको अपडेट हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम से रिलेट करती हुई कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो पाए। साथ ही साथ चैनल पर नावाडेज 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड का जो शॉर्ट्स अपडेट किया जाता है जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या तो वो जीके से रिलेट करते हुए रहेंगे या फिर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो जीके आ चुका है या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आ सकते हैं। इस तरीके से जो आपके स्पेशली नर्सिंग से रिलेट करते हुए जीके के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो आपके आते हैं इस तरीके से, तो उनके लिए शॉर्ट्स अपडेट किए जाते हैं। तो उनको भी आप लोग ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। 2 मिनट में आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक उन शॉर्ट्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आज ऐड किए गए हैं उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, व्हेन वाज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट पास्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है। जैसे आपने एमटीपी एक्ट और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन कि जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम संशोधन है कब पारित किया गया था। ऑप्शन में है यहाँ पर 28 मार्च 2016, 28 मार्च 2016, 28 मार्च 1998, 27 सितंबर 2016 या फिर 28 जून 1998। कब है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, एक्ट अमेंडमेंट पास किया गया था। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है ये तो आया था, यदि ओनली बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट एक्ट की बात करें आप तो ये आया था आपका कब 1998 में। कब आया था 1998 में। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस करके जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था वो कब आया था, तो वो आया था 28 मार्च 2016 को। कब 28 मार्च 2016 को। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है या फिर आप यहाँ पे ओनली एक्ट कह सकते हैं, तो ये कब आया था, ये आया था आपका 1998 में। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए। आफ्टर दैट इन चेंजेस के यहाँ पर जो नए तरीके से इसको लाया गया तो उसका नाम क्या पड़ा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। पहले आया था मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स और एक्ट, फिर आया अमेंडमेंट एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आया था। तो ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसमें अपडेट कर सिविल है, इसके लिए भी आपको एग्जाम में आ सकती है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपडेट करती है। तो यहाँ पर 28 मार्च 2016 को बीएमडब्ल्यू रूल्स आए थे। 2016 में अमेंडमेंट रूल्स आए थे, लेकिन एक्ट की बात करें तो आया था 1998 में, 1998 में। अब ये जो एक्ट है इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हेल्थ के प्रोग्राम लॉन्च होते हैं या फिर बच्चों से रिलेट करते हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फैमिली वेलफेयर है वो रहेगा। ऐसे ही इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इस एक्ट के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अब जो बीएमडब्ल्यू है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके 7 स्टेप होते हैं। पहला होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब निकल रहा है जो वेस्ट वो। सेग्रीगेशन, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम यहीं से स्टार्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट है साइटोटॉक्सिक है या फिर प्लास्टिक वाला वेस्ट है या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल से रिलेट करता हुआ वेस्ट है, वो यहाँ पर क्या है, सेग्रीगेशन। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी आप बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ही होता है हॉस्पिटल से निकला हुआ ऐसा वेस्ट जो किसी दूसरे के लिए हार्म पहुंचा सकता है। क्लियर। फिर कलेक्शन, सेग्रीगेट करने के बाद आती है कलेक्शन की बारी कि कौन से कंटेनर में कौन सा वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना,
ट्रीट करना एंड डिस्पोज करना। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो नया रिसेंट में अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर 4 तरीके के कलर कोड यूज़ किए जाते हैं, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। ग्रीन कलर कभी भी हॉस्पिटल में यूज़ नहीं किया जाता बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, वो होता है रिसाइक्लेबल वेस्ट जो ग्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए जो नया एक्ट आया है अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट के कौन से कलर में कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड की जानी है। येलो कलर, पहले इसमें कम पॉइंट्स इंक्लूडेड थे बट अभी बहुत हो गए हैं। येलो कलर का जो फर्स्ट वेस्ट आता है, इसमें येलो कलर में 8 टाइप के वेस्ट हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें टाइप ऑफ कलर मतलब टाइप ऑफ बैग क्या है, जो कैटेगरी येलो कलर का वेस्ट है इसमें क्या क्या है जो कलेक्ट किया जाएगा। पहला आता है यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब बॉडी से रिलेट करते हुए जो या तो जो आपका फीटस है, दैट मीन्स अबॉर्शन के बाद का जो मटेरियल वो ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, या फिर आपकी कोई भी सर्जरी करके जो बॉडी पार्ट्स अलग किए गए, एम्पुटेशन किया गया, वो सब इसमें आएगा। तो वो हो गया ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फिर इसमें आता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनिमल का मतलब है कि ऐसे टिश्यू जो आपकी बॉडी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, या फिर वेटनरी कॉलेज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स के ऊपर जो पूरा प्रैक्टिकल वगैरह किए जाते हैं, वो वाला वेस्ट। फिर आता है सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट का मतलब है कि जो कॉटन हो गया आपका, कॉटन स्वैब हो गया या फिर प्लास्टर हो गया जिसमें आपका फ्लूइड लगा हुआ है, वो आपका ब्लड हो सकता है या फिर आपके बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी आपका येलो कलर के कंटेनर में या डिस्कार्ड करेंगे। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन पहले ये की जाती थी ब्लैक कलर के कंटेनर में, क्लियर। पहले इनको ब्लैक कलर के बैग में है जो अलग से क्या है डिस्कार्ड किया जाता था, बट अभी जो नया अमेंडमेंट एक्ट था इसमें क्या कर दिया गया, येलो कलर में जितनी भी एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग है उन सभी को येलो कलर के कंटेनर में है जो क्या किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाएगा। केमिकल वेस्ट जो आपके इन्फेक्शन के थ्रू बन के आया वो भी, केमिकल लिक्विड वेस्ट जैसे एक्सरे फिल्म से निकला हुआ वेस्ट हो गया, इन्फेक्टेड सीक्रेशन हो गया। सीधा सा मतलब येलो कलर में ऐसा वेस्ट रखा जाएगा जो किसी दूसरे को या तो इन्फेक्शन दे सकता है या फिर हार्म पहुंचा सकता है। एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो गया, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, यहाँ कहीं से भी यदि आपका कुछ फ्लूइड लीक होता है तो वो वेस्ट भी यहीं पे आपका इंक्लूड होगा। फिर यहाँ पे आता है रेड कलर। रेड कलर में कौन कौन सा वेस्ट है जो रखा जाएगा, तो रेड कलर के वेस्ट को हॉस्पिटल में कंसीडर किया जाता है रिसाइक्लेबल। ऐसे डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे ट्यूब्स हो गई, बॉटल्स हो गई, इंट्रावीनस ट्यूब्स हो गए, यूरिन बैग हो गए, सिरिंज हो गई। सिरिंज जो कि विदाउट निडल है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो वाइट कलर में जाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट जो दिखने वाले हों, तो इसमें क्या है यहाँ पर इसमें नहीं आएंगे। रेड कलर में आपका आएगा जो यहाँ पर क्या है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम जो डिस्पोज करने लायक हैं। अब यहाँ पर फिर आता है वाइट कलर का वेस्ट। तो वाइट कलर के वेस्ट में जितने भी शार्प आइटम है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे निडल हो गई, सिरिंज हो गई, जो फिक्स निडल होती हैं वो हो गई, यहाँ पर निडल टिप हो गया, कटर हो गया, स्कैल्पल ब्लेड्स। वाइट में मतलब एक कंटेनर यूज़ किया जाएगा जिसमें पंचर प्रूफ होगा, टेम्पर प्रूफ कंटेनर होगा। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी शार्प वेस्ट है वो आएगा। ब्लू कलर में जितने भी ग्लास से रिलेट करते हुए आइटम, एम्पूल्स हो गए, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग के एम्पूल हैं उनको छोड़ के बाकी सब इसमें आएंगे। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकते हैं, जैसे कांच वाला वेस्ट है, कांच वाले वेस्ट के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स हैं जो जनरली यूज़ किए जाएंगे, कलर्ड मार्किंग रहेगी ब्लू कलर से। तो ये क्या था आपको बायोमेडिकल वेस्ट से। अब मैं बता दूं कितने क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एक्ट कब आया था, तो एक्ट पूछे तो 1998 बताना है आपको, 1998 जुलाई 1998। लेकिन यदि आपको अमेंडमेंट एक्ट करके पूछते हैं, रिवाइज किया गया था तो वो आया था 2016 में। स्टेप टोटल 7 होते हैं, यदि इनका वाइटल स्टेप या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पूछें तो वो होता है क्या, सेग्रीगेशन, क्योंकि सेग्रीगेशन से ही यहाँ पे
डिसाइड हो पाएगा कि कौन सा वेस्ट किस तरीके का है। येलो कलर में डालना है आपको, रेड में डालना है कि वाइट में कि ब्लू में। तो येलो कलर में जितना भी जो वेस्ट है, ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल, सॉइल्ड वेस्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी आपकी बॉडी से रिलेट करते हुए फ्लूइड, ड्रेसिंग का जो ब्लड लगे हुए गॉज है वो सब भी आ जाएंगे। केमिकल वेस्ट आएगा, साइटोटॉक्सिक वेस्ट आएगा, ठीक है। फिर रेड में जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो आपका है, रिसाइक्लेबल में ट्यूब्स, बॉटल्स, इंट्रावीनस ट्यूब होगा, ये आएगा। वाइट कलर में आएंगे आपके शार्प वेस्ट, क्या होगा, शार्प। और जो ब्लू कलर होगा इसमें जितनी भी ग्लास से बनी हुई चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोविडिन इज। जिडोविडिन का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब सबसे खतरनाक एडवर्स इफेक्ट क्या है? बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, लिथार्जी या फिर हेडेक। कोई सी भी मेडिसिन दी जाती है जब भी, यदि यहाँ पर जिडोविडिन की बात की जाए तो एक फर्स्ट क्लास की ड्रग है जो ART ड्रग के तौर पे कंसीडर की जाती है और एक इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये एड्स के लिए, इसके लिए HIV एड्स के लिए जो क्या है ड्रग ऑफ चॉइस है। तो अब इस ड्रग का यहाँ पे पूछा है कि बोन मैरो सप्रेशन करेगी, नोजिया वॉमिटिंग करेगी, लेथार्जी या फिर हेडेक। प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट पूछा है। प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट मतलब सबसे खतरनाक वो होगा बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन यदि इनकेस होती है आपकी, तो बोन मैरो करती क्या है, आपकी सभी सेल्स को बनाने का काम करती है, लेकिन जब यही सप्रेस हो जाएगी तो पर्सन अपने आप है जो निकलने वाला काम तो कर ही जाएगा। और यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, HIV के लिए तो वो जिडोविडिन, निवेरापाइन उनको दी जाती है जो माएँ अपने बच्चों को फीड कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर के लिए। लेकिन जिडोविडिन का पूछा जाता है यदि, जिडोविडिन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट वो है बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। तो मास्क लाइक फेस किसका क्लिनिकल फीचर है? मेंटल रिटार्डेशन का, पार्किंसंस का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कि ग्लीनवेयर सिंड्रोम का? किसका है जो क्लिनिकल फीचर है मास्क लाइक फेस? यदि आपका जो फेस है मुखौटा पहने हुए जैसा दिखे तो वो किस में देखने को मिलेगा? GBS खुद एक ऑटोइम्यून डिसीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन या फिर मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन में IQ लेवल कम होता है। तो यहाँ पर क्लिनिकल मास्क लाइक फेस क्लिनिकल फीचर है किसका? पार्किंसन का। किसका? पार्किंसन का। और इसमें डिस्टर्ब क्या होता है? डोपामाइन। ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, कोलीफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो कोलीफॉर्म टेस्ट किसके लिए किया जाता है? वाटर कंटामिनेशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन या फिर ईयर साउंड के लिए। कोलीफॉर्म टेस्ट है जो किया जाता है वाटर कंटामिनेशन के लिए। कोलीफॉर्म टेस्ट का मतलब है कि पानी की जो पोर्टेबिलिटी है, प्राइमरी इंडिकेटर है पानी की पोर्टेबिलिटी, या फिर पोर्टेबिलिटी का मतलब है पीने ड्रिंकिंग वाटर है जो पीने लायक है या नहीं, कंज्यूम करने लायक है या नहीं। तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट। इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट से पता किया जाएगा कि जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी गंदे पानी से पीने वाले बैक्टीरिया हैं वो पानी में हैं या नहीं। तो उस टेस्ट का नाम क्या है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट। ड्रिंकिंग पानी जो पीने वाला पानी है वो पीने के लायक है या नहीं उसके लिए। नेक्स्ट इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे मेल एडल्ट में। मेल एडल्ट की बात की जा रही है, यदि एक्सरे किया जाता है तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? एंथ्राकोनोसिस, सिलिकोसिस, सिड्रोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यदि डायरेक्ट कहते कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस USG में देखने को मिल रहे हैं, USG में देखने को मिलते हैं किसमें? वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी में। किसमें? वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल है उसमें आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे USG में। लेकिन यहाँ पर एक्सरे की बात की जा रही है, वो मेल में बात की जा रही है। तो मेल में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस यदि दिख रहे हैं एक्सरे में तो वह सिलिकोसिस के कारण। सिलिकोसिस एक सिलिका जो डस्ट इनहेल करने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, और जो सिलिका डस्ट इनहेल करते हैं इनकेस, तो जो यहाँ पे कंडीशन है वो क्या कहलाएगी? सिलिकोसिस। और ये एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की प्रॉब्लम है।
और जो लोग लंबे टाइम से सिलिका डस्ट में काम करते हैं, सिलिकॉन फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको यदि सिलिकोसिस होता है, चेस्ट एक्सरे कराते हैं यदि, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्यूनिस इज ऑल्सो नोन एज, फ्यूनिस किसको कहा जाता है? अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकस या फिर अम्लाइकल कॉर्ड, किसके लिए कहा जाएगा फ्यूनिस? तो फ्यूनिस किसके लिए कहा जाएगा? फ्यूनिस कहलाएगा यहाँ पर अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड है जो, फ्यून का मतलब ही क्या होता है? कुछ स्ट्रक्चर, फ्यूनिस का मतलब है हॉलो स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पर क्या है? फ्यूनिस, वो है अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन होती हैं, टोटल 3 वेसल्स होती हैं इसमें। तो यहाँ पर अम्लाइकल कॉर्ड की जो एक नॉर्मल लेंथ होती है वो होती है 50 से 55 सेंटीमीटर, 50 to 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज कॉपर टी इज प्रेफरेबली इंसर्टेड पोस्ट नेटल ऑन। तो कॉपर टी यदि इंसर्ट की जानी है, वो डिपेंड करता है कौन सी लगवाना है, 5 साल के लिए लगाना कि 10 साल के, 2 साल के लिए। कॉपर टी पोस्ट नेटल पीरियड में कब इंसर्ट की जाएगी? आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 4 वीक्स, आफ्टर 8 वीक्स या फिर आफ्टर 6 वीक। तो यहाँ पे बात करें यदि ट्यूबेक्टोमी की बात की जाती है कि यदि आफ्टर डिलीवरी है जो ट्यूबेक्टोमी करवाना है किसी लेडीज़ को, यदि किसी का LSCS से ऑपरेशन हुआ है, तो साथ में बहुत ज़्यादा केसेस में देखने को मिलता है कि यदि सेकंड बेबी हुआ है तो LSCS के बाद है जो क्या करती हैं, बर्थ, परमानेंट बर्थ प्लानिंग जो मेथड है ट्यूबेक्टोमी करवा लेती हैं। लेकिन कॉपर टी क्या टेम्प्ररी मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की, कितने टाइम के बाद लगवा सकते हैं? आफ्टर 6 वीक, क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी, आप आफ्टर द डिलीवरी है जो कॉपर टी इसलिए तुरंत नहीं लगाई जाएगी क्योंकि कॉपर टी का एक मेन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग। क्या है? ब्लीडिंग। तो उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि ये पोस्टपार्टम वाली ब्लीडिंग हो रही है, आफ्टर डिलीवरी वाली हो रही है, कि कॉपर टी के कारण और ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। इसीलिए आफ्टर द 6 वीक के बाद है जो इसको इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी वैल्यू सजेस्ट करेगी कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के कारण एनीमिया हुआ है? HB11, HB12, HB9% या फिर HB13% है कि हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स मॉडरेट एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी में बात करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम होगा, जब मॉडरेट कंसीडर किया जाएगा। तो बिलो 9 जाता है मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में, तीसरे ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन वैल्यू कम होने लगती है। हीमोग्लोबिन क्या है? आपके ब्लड में फ्लो होने वाला, ऐसे ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ग्लोबुलिन क्या है? आपकी बॉडी का प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन। और हीम क्या है? आयरन। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ये कम होगा जब आपकी बॉडी में, तो ऑक्सीजन भी कम ही जाएगी और प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में तीसरे ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट होगी यदि हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो प्रॉब्लम तो तीनों ट्राइमेस्टर में होगी, लेकिन सबसे जब ज़्यादा जो फीटस है उसको सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा फ्लो होता है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर तीसरे ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन वैल्यू घटने लगती है। तो मॉडरेट कंसिडर किया जाएगा कब? जब हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम होगा, बिलो 9 होगा। WHO के अकॉर्डिंग हेमेटोक्रिट वैल्यू 32% से कम। और ये चीज़ आप WHO की जो एनीमिया हो गए, जो मोस्ट ऑफ द डिसीज सेक्शन होता है, प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे अच्छी वेबसाइट मैं आपको बता दूं वो WHO की। वहाँ पर आपको शुद्ध सटीक चीज़ें मिलेंगी और उन आंसर को आप कहीं पर भी मार्क करेंगे वो आपके गलत नहीं निकलेंगे, क्योंकि WHO की वेबसाइट हो गई, CDC की वेबसाइट हो गई, यहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। और यदि एग्जाम में पर्टिकुलरली CDC का पूछ लिया है, WHO का पूछ लिया, तो हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। मोस्ट ऑफ द WHO से पूछा जाता है। तो एनीमिया को कंसीडर किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसीडर किया गया है कि यदि हेमेटोक्रिट वैल्यू बिलो 32 हो, 32% और हीमोग्लोबिन वैल्यू 11 ग्राम पर DL से कम हो, तब इस कंडीशन को एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। माइल्ड कंसीडर किया जाएगा कब?
जब 9 to 10.9 हो, मतलब 11 तक हो मॉडरेट में, 7 to 8.9 तक, सीवियर में 4 to 6.9, वेरी सीवियर एनीमिया लेस देन 4 ग्राम पर DL। जो सीवियर है और वेरी सीवियर है, ऐसे केसेस में हॉस्पिटल में एडमिट करके है जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ऐसे केस में मेडिकेशन काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी में जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 10 लूनार मंथ, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, 40 वीक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो 10 लूनार मंथ का मतलब है यहाँ पर 10 महीने जो वीक वाइज कैलकुलेट किए जाते हैं। जब आप वीक वाइज कैलकुलेट करते हैं तो 40 वीक को यहाँ पर क्या किया जाता है, 10 महीने में कंसीडर किया जाता है। 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, तो ये आपने जो नेगल्स फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। फिर 40 वीक्स, तो 40 वीक्स 37 वीक की प्रेगनेंसी से लेके 40 तक क्या है टर्म में कंसीडर किया जाता है। फिर 42 वीक कुछ रेयर केस में है जो कंसीडर चली जाती है, तो वो कहलाती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 10 लूनार मंथ या फिर 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज या फिर 40 हफ्ते। तो आंसर होगा आपका क्या, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। तो जो ब्रेस्ट है फीमेल में है जो ये फंक्शनिंग में रहेंगे और मेल में नहीं रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे लेकिन फंक्शन में नहीं रहते। यदि मेल में इनकी साइज बढ़ जाती है तो कुछ रेयर केस में होता है, तो वो कहलाता है गायनेकोमस्टिया। क्या, गायनेकोमस्टिया। यदि मेल में ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाए तो वो कहलाता है गायनेकोमस्टिया। तो यहाँ पर ब्रेस्ट किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, सेबेसियस ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ब्रेस्ट है जो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, सेबेसियस का, बर्थोलिन का, स्वेट ग्लैंड का कि एंडोक्राइन का। तो ब्रेस्ट मॉडिफिकेशन रूप है किसका, स्वेट ग्लैंड का। जो मेमरी ग्लैंड है फंक्शनली, जैसा मैंने आपको बताया फंक्शनली रहेंगी फीमेल में, और ये क्या है मॉडिफाइड है स्वेट ग्लैंड का। तो मेमरी ग्लैंड हो गई और ब्रेस्ट हो गई है किसका, जो मॉडिफिकेशन है वो है स्वेट ग्लैंड का, जो पसीना निकालने वाली ग्रंथि हैं। तो यहाँ पर ब्रेस्ट ओवरलाइंग द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स बोथ सेक्स में रहेंगे, लेकिन फंक्शनली आपको पूछा जा सकता है जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है ब्रेस्ट मेल फीमेल दोनों में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे रहेंगे, ओवरलाइंग रहेंगे उसके ऊपर, लेकिन फीमेल में क्या है फंक्शनिंग में रहेंगे और मेल में फंक्शनिंग में नहीं रहेंगे। लेकिन इन केस मेल में ब्रेस्ट की जो साइज है यदि क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, गायनेकोमस्टिया। क्या कहलाएगी, गायनेकोमस्टिया। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। तो मैच्योर्ड ओवम की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फिर oocyte। oocyte तो सेल्स कहलाएंगी। अब जो पूरा प्रोसेस हो रही है किसकी, ओवम के बनने की, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो प्रोसेस कहलाएगी पूरी मैच्योर्ड ओवम के बनने की। क्या ऑप्शन आपके सामने है। ओवुलेशन का तो मतलब होता है कि वो जो बन गया है ओवम उसका रिलीज होना, क्या है, जो बन गया है ओवम उसका रिलीज होना। oogenesis, कुछ भी डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, oogenesis। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, oogenesis। ओवुलेशन का मतलब होता है कि जो ओवा बना है उसका रिलीज होना, ओवम और ओवा रिलीज होना। ह्यूमन बॉडी की कल की क्लास में मैंने गायनेकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। तो जो मैच्योर्ड ओवम का डेवलपमेंट पूरी प्रोसेस है क्या कहलाती है, वो कहलाती है oogenesis। स्पर्म की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो क्या है, वो है ओवा और एग, फीमेल एग। स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो क्या है, स्पर्म। क्लियर। नेक्स्ट वन, कलर कोड अकॉर्डिंग टू IMNCI व्हेन पेशेंट इज ट्रीटेड होम। तो IMNCI के अकॉर्डिंग है जो यदि पेशेंट को घर पर ट्रीट किया जा रहा है तो कौन सा कलर कोड यूज़ किया जाएगा, पिंक, रेड, ग्रीन या फिर येलो। कौन सा कलर कोड यूज़ करेंगे IMNCI के अकॉर्डिंग,
IMNCI में क्या किया जाता है, बच्चों के लिए जो बच्चों के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाने वाला एक तरीके का इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस में 3 कलर कोड यूज़ किए जाते हैं, पिंक और येलो एंड ग्रीन। पिंक का मतलब होता है अर्जेंट रेफरल, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी में क्या किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। पिंक का मतलब है यहाँ पर क्या, अर्जेंट रेफरल, क्लियर। रेड यूज़ नहीं किया जाता है। ग्रीन का मतलब होता है कि होम मैनेजमेंट में भी बच्चे को ट्रीट किया जा सकता है। येलो का मतलब है कि OPD ट्रीटमेंट में बच्चे को ठीक है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका IMNCI का कलर कोड है, अकॉर्डिंग टू दैट जो येलो कलर है वो किसके लिए है, यहाँ पर OPD के लिए। किसके लिए है येलो कलर, बच्चे को या फिर मरीज को OPD में ट्रीट किया जा सकता है, बच्चों के लिए है ये पूरा IMNCI। ग्रीन कलर का मतलब है होम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि होम मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो क्या होगा, तो होम मैनेजमेंट में क्या चेक किया जाएगा, होम मैनेजमेंट में होगा आपका ग्रीन कलर। येलो में मतलब मरीज को मान लीजिए लूज मोशन या फिर डायरिया वाला बच्चा आया है हॉस्पिटल में, सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन उसमें उतने नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसको ORS दे के चेक करके असिस्ट करके, कोई डेंजरस साइन होते हैं तो अर्जेंट रेफरल कर दिया जाता है। यदि बेसिक साइन है ट्रीट किया जा सकता है OPD में ही, तो वहीं रख के ट्रीट करेंगे, लेकिन घर पे भेज के बच्चे की कंडीशन ठीक है तो घर पे भेज के भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट वन, एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज। तो एनीमिया हो रहा है किसके कारण, आपकी बॉडी में विटामिन B12 आप ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस विटामिन B12 को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डायमॉर्फिक एनीमिया, फिर एडिसनियन परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। तो यहाँ पर विटामिन B12 लेते हैं आप, खाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं की है, तो जो कंडीशन डेवलप होगी वो कहलाएगी एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। क्या होगी, एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। तो यहाँ पर आप याद रखें एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया एक तरीके से ऑटो इम्यून कंडीशन भी बन जाती है, जब आपका खुद का ऑन इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आपको विटामिन B12 को क्या है, एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। तो ऐसे केस में आपकी खुद की ही सेल्स जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने वाली सेल्स हैं को खाने का काम करेंगी, जिसके कारण आपकी बॉडी में कमी होगी, जाहिर सी बात है। तो जो कंडीशन जब बन के आएगी वो कहलाएगी एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। इसमें क्या होगा, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उनकी कमी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी खुद की बॉडी उनके लिए अफेक्ट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, परनीसियस एनीमिया। और आपकी बॉडी में यदि हम बात करें तो जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर में भी हेल्प करेंगी। स्टमक में जो आपकी पैराइटल फंडस एरिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगी, जो विटामिन B12 का स्टोरेज भी होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन जब यही यहाँ पर ही क्या होगा, पैराइटल सेल्स जो आपका एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी, एसिड रिलीज करेंगी, वही जब यहाँ पे आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 को क्या करेगा, ऑटोइम्यून डिसीज़ की तरह से काम करेगा, तो आपकी बॉडी में ना तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा, जो बीमारी बनेगी तो वो क्या कहलाएगी, परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट वन, द टर्म फ्लैगमेसिया एल्वाडोरेंस, एक क्वेश्चन MP में आ चुका है एग्जाम में। टर्म है यहाँ पर फ्लैगमेसिया एल्वाडोरेंस का मतलब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या कहलाएगा, फ्लैगमेसिया एल्वाडोरेंस। फ्लैगमेसिया एल्वाडोरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लैगमेसिया एल्वाडोरेंस का मतलब है रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या है,
फ्लैगमेसी अल्बाडोलेंस का मतलब है कि पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, परसिस्टेंट फीवर, मतलब बार बार फीवर आएगा जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने के कारण भी नहीं जाएगा, और ये इन्फेक्शन पूरा पेल्विक इन्फेक्शन की तरीके से जो फैलेगा ही, और साथ ही साथ जो ओवेरियन वेन्स को भी डैमेज कर सकता है, ओवरी को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन। रेट्रोग्रेड का मतलब फैलने वाला। तो यहाँ पर क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, एक तरीके का फीवर होगा पोस्टपार्टम पीरियड में जो बार बार आएगा। कोई सा भी फीवर कुछ दिन से ज़्यादा आता है, 3 या 4 दिन से, तो एंटीबायोटिक या फिर टेस्ट करके पता किया जाता है। लेकिन इस तरीके के फीवर में क्या होगा कि ये फीवर परसिस्टेंट बार बार आ रहा, खूब एंटीबायोटिक दे दी तो नॉट रिस्पॉन्सिव है, और एट द एंड क्या करेगा, पेल्विक इन्फेक्शन कॉज करने के साथ साथ ये ओवेरियन वेन्स, ओवरीज को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल दी जाती है एंजाइना वाले मरीज के लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, या फिर हेडेक। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है हेडेक और सिरदर्द। क्या है, हेडेक और सिरदर्द। नेक्स्ट वन, एम्बोलाई ड्यू टू डीवीटी गोज टू। तो जो एम्बोलाई का फॉर्मेशन होता है यदि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कारण बनता है तो ये कहाँ जाएगा फिर डीवीटी के बाद, तो डीवीटी की कंडीशन है, जो डीवीटी में एम्बोलाई बना है तो ये कहाँ फ्लो होके जा सकता है, स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में कि ब्रेन में। तो जनरली जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अचानक से होता है और ये क्या है, लीथल, यदि एट द टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मरीज की जान भी जा सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जनरली लेग में होने वाली कंडीशन है, जो लॉन्ग वेन्स है वहाँ पे होगा। तो जब ये ब्लड फ्लो होते होते जाएगा तो ये ब्लड फ्लो होके कहाँ पे आपका क्लॉट फ्लो होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी वेन में। अब इस पल्मोनरी वेन से जाएगा कहाँ पर, लंग्स में, तो ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो पल्मोनरी वेन है यहाँ पर, यदि ये डीवीटी का जो थ्रोम्बस है, क्लॉट है, वो फ्लो होके जाता है, एम्बोलाई जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लो लेवल तो होगा ही ऑक्सीजन का, क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी किसी केस में ऑर्गन फेलियर और हार्ट फेलियर की कंडीशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन न्यूनेट इज। न्यूनेट में हीमोग्लोबिन का अमाउंट पूछा है, कितना होता है, 14 से 16 ग्राम %, 16 से 18 ग्राम %, 12 से 14 ग्राम %, या फिर 10 से 12 ग्राम %। तो हीमोग्लोबिन का न्यूनेट में लेवल पूछा है तो वो होता है 16 से 18 ग्राम % तक। कितना, 16 to 18 ग्राम %। नेक्स्ट वन इज द पढ़े भारत कैंपेन इन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पढ़े भारत कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ये है जो 2021 में आया हुआ प्रोग्राम था, 100 दिन की लाइब्रेरी, आपने न्यूज़पेपर में उस टाइम पे खूब आया था। तो नाम क्या था, पढ़े भारत कैंपेन। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन सी मिनिस्ट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पढ़े भारत कैंपेन लाया था 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिन के लिए कैंपेन लाया गया था, जिसमें था लेट्स अस कल्टिवेट लाइफ टाइम हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर जो पढ़े भारत कैंपेन यदि पूछें, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 10 अप्रैल तक के लिए, 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो ये जो साइन है यहाँ पर, कोरिएजा 3 ट्रायड साइन है, कोरिएजा, कफ, तो ये किसके साइन है, मम्स, मीजल्स, रूबेला या फिर टाइफॉइड। टाइफॉइड में खांसी, कंजक्टिवाइटिस देखने को नहीं मिलती, बता दें। मम्स में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा।
मम्स में है जो ऑर्चाइटिस होने के चांसेस रह सकते हैं, स्टेरिलिटी डेवलप हो सकती है। ये तीनों साइन किसके हैं? ये हैं मीजल्स के। किसके? मीजल्स के। कोरिएजा का मतलब होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें बार बार जिनको लंबे टाइम तक सर्दी खांसी टाइप की बनी रहती है वो है, तो रेनाइटिस टाइप के केस में देखने को मिलेगा। लेकिन कोरिएजा का मतलब इन्फ्लामेशन होना, जो पूरी नेजल म्यूकोसा है यहाँ पर। कफ होना, कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कि जो कंजक्टिवा है आपकी वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होना। ये तीनों ट्रायड सिम्टम किसके हैं? मीजल्स के। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल मोड। ट्रांसप्लेसेंटल मोड का मतलब है कि जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। वो कौन सी डिसीज है? हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल मोड से ट्रांसमिट नहीं होती है? तो जो डिसीज है ट्रांसप्लेसेंटल मतलब माँ से बच्चे में नहीं जाएगी। हेपेटाइटिस सी इजीली चला जाएगा, हेपेटाइटिस बी चला जाएगा, हेपेटाइटिस बी और सी तो बहुत इजीली चले जाएंगे, सिफिलिस जाएगा, HIV जाएगा। लेकिन हेपेटाइटिस E एंड A, यदि यहाँ पर हेपेटाइटिस से भी इंक्लूड कर दें तो हेपेटाइटिस से भी ट्रांसमिट नहीं होता है। बाकी तीनों है, तीनों हैं जो हो सकती हैं। हेपेटाइटिस C हो सकता है एंड हेपेटाइटिस B भी हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं वो जा सकती हैं। नेक्स्ट वन इज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। तो जल्द से जल्द ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना, इनिशिएट करना सभी में हेल्पफुल है। किसी एक के लिए एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ ओनली अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनमें पीरियड्स थोड़ा सा डिले आते हैं और एक तरीके से क्या करती हैं, जो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड है उसका काम करेगा। क्या? एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी मेथड नहीं अपनानी पड़ेगी। ब्रेस्ट कैंसर को किस तरीके से? शेडिंग के थ्रू। जो बच्चा फीड करता है तो जो ब्रेस्ट के यहाँ पे जो सेल्स है उसकी शेडिंग होगी। क्लियर? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये भी एक रीज़न है बच्चे को फीड कराने से। जो हॉर्मोन्स हैं आपके, ऑक्सीटोसिन है, जो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब, तो आपका यूट्रस वापस से नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होगी। लेकिन सर्वाइकल कैंसर का इससे लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंट्स द सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर। माला N है, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी या फिर विड्रावल। तो माला N, माला D है, डायफ्राम है, ट्यूबेक्टोमी। परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड में सबसे ज़्यादा यदि पूछें कि सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है तो वह ट्यूबेक्टोमी। मेल हैं जो ना के बराबर वैसेक्टोमी करवाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम होती है तभी कराएंगे। तो जो ट्यूबेक्टोमी है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाने वाली मेथड है। फिर दूसरे में यदि बैरियर मेथड पूछे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़फुल होती है तो वो है कॉन्डोम। सबसे चीप, सबसे ज़्यादा यूज़फुल कॉन्डोम है। फिर जो आपका नेक्स्ट आएगा माला N, माला D, ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलने वाली पिल्स है, जिसमें 21 रहेंगी आपकी हार्मोनल, 7 ब्राउन कलर की कोटेड जो रहेंगी वो होंगी आयरन की। नेक्स्ट वन इज द 6 क्रैनियल नर्व कंट्रोल द। तो जो टोटल 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होती हैं तो उनमें से जो 6वें नंबर की क्रैनियल नर्व एब्ड्यूसेंस से क्या कंट्रोल करेगी? मूवमेंट ऑफ आईबॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। जो एब्ड्यूसेंस है 6 क्रैनियल नर्व है, क्या कंट्रोल करती है? तो ये करेगी मूवमेंट ऑफ आईबॉल, जो आपकी आंखों की पुतलियाँ घूमती हैं उनको कंट्रोल करेगी। 3 क्रैनियल नर्व आईबॉल को कंट्रोल करते हैं, आईबॉल के मूवमेंट को। ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस, तीसरी, चौथी और 6वीं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। तो यदि किसी की कार्डियक सर्जरी होने वाली है, हार्ट से रिलेट करती हुई सर्जरी होनी है, कौन सी मेडिसिन उसको नहीं देंगे?
फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलोल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी मेडिसिन नहीं देंगे? जहाँ पर भी लोल है मतलब ये हाई बीपी की दवाइयाँ हैं। फ्रूसेमाइड है जो दी जाती है ताकि जो फ्लूइड है वो इकट्ठा ना हो पाए ज़्यादा। तो कौन सी मेडिसिन विथहेल्ड करेंगे? तो वो होगी क्लोपिडोग्रेल, क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करती है, तो इसीलिए इस मेडिकेशन को विथहेल्ड करेंगे। इट्स अप एंटी प्लेटलेट एजेंट विथहेल्ड टू प्रिवेंट पेरी ऑपरेटिव हेमरेज। पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को मतलब ड्यूरिंग द प्री का मतलब होता है पहले और पेरी का मतलब ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर। उस टाइम पर ये क्या है? एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है। ये क्या करेगी? जो हेमरेज की कंडीशन है उसको स्टॉप करने का काम कर सकती है, तो इसीलिए इस मेडिकेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, बोथ एटवी या फिर एलएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन होता है, कुछ में ओनली एस्ट्रोजन होता है, कुछ में कंबाइंड होता है। तो आंसर भी आपका क्या होगा? कंबाइंड में जाएगा कि ए और बी। ये देखिए जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ किया जाता है। और ये क्या करती हैं? कंबाइंड वाली, यहाँ पर यही पूछा है कि जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं तो इनमें दोनों रहेंगे। ये क्या करेंगी? ओव्यूलेशन को स्टॉप करने का काम करेंगी। अब आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन आईयूडी है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि आपको फैमिली प्लानिंग मेथड से क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। फर्स्ट जनरेशन होती है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये क्या है? पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक वायर की, थिन प्लास्टिक वायर की बनी हुई क्या है? नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। आईयूडी के बारे में बात कर रहे हैं, पहली जनरेशन है, मतलब नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस बहुत रेयरली यूज़ की जाती हैं। और इसका जो मोस्ट और बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? लिपेज लूप। क्या है? लिपेज लूप, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक इसका बना है पॉलीथीन और थिन प्लास्टिक वायर का, एस शेप्ड रहेगा ये। और ये जनरली सीरीज की जो आईयूडी है फर्स्ट जनरेशन की रेयरली यूज़ की जाती हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका मेडिकेटेड मतलब इसमें आपका या तो हॉर्मोन्स हो सकते हैं या फिर मेडिकेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मेडिकेटेड है और नॉन मेडिकेटेड में तो फर्स्ट जनरेशन और लिपेज लूप आ गया। मेडिकेटेड आईयूडी और बायोएक्टिव आईयूडीज रिलीज मेटल आयंस एज एन कॉपर और हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो एक तो होती है कॉपर वाली, मतलब जो क्या है, या तो हार्मोन रिलीज करेंगी या कॉपर रिलीज करके थिक करेंगी म्यूकस जो यूट्रस लेयर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो एक तरीके से हमें कहेंगे स्टॉप करने का काम करेंगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने देंगी। फिर इसमें मेडिकेटेड में आती है सेकंड और थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट में नॉन मेडिकेटेड, सेकंड में आएंगी आपकी क्या? सेकंड जनरेशन है कॉपर बियरिंग, मतलब जितनी भी कॉपर टी है, नोवा टी है, कॉपर टी 200 भी है, 380A है, ये सब क्या है? आईयूडी है, कॉपर वाली हैं। सब कौन सी? कॉपर वाली। फिर थर्ड जनरेशन में आपकी जितनी भी आ जाती हैं वो आपकी आएंगी हार्मोन वाली। तो फर्स्ट याद रखें नॉन मेडिकेटेड, इसमें कोई मेडिसिन नहीं, पॉलीथीन और प्लास्टर की थिन वायर की बनी हुई हैं। फिर आती है मेडिकेटेड में, तो एक होती है कॉपर वाली, वो कहलाती है सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में कॉपर टी 380A, कॉपर टी 200V, मल्टीलोड और नोवा टी आपकी आएगी। 380A सबसे कॉमनली यूज़ की जाने वाली है, जो कि 10 साल के लिए इंसर्ट की जाती है। और इसका जो मोस्ट साइड इफेक्ट होते हैं आईयूसीडी के वो होते हैं ब्लीडिंग एंड पेन। तो ये 10 साल के बीच में यदि आप इसको निकलवाना चाहते हैं तो ये निकलवा सकते हैं। फिर आती है कॉपर टी बी, जो कि 3 साल के लिए इसकी सेल्फ लाइफ होती है। प्रेग्ना कॉपर टी के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहेगी और ये जनरली नेशनल फैमिली प्लानिंग मेथड के तहत फ्री भी अवेलेबल होती हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर टी 280, मल्टीलोड 375, कॉपर टी 380A और LNG। फिर यहाँ पर आती हैं आपकी हार्मोन रिलीजिंग थर्ड जनरेशन वाली, मतलब जो हार्मोन रिलीज करेंगी।
तो इसमें मोस्टली यूज़ की जाती हैं प्रोजेस्टासाइट और मेरेना। प्रोजेस्टासाइट है जनरली या जो 1 साल के लिए इफेक्टिव होती है। इसमें 30 mg प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है, 30 mg प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा, पूरा फिल्डअप रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, पर डे की यदि बात करें तो 65 mg पर डे के हिसाब से है जो क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। फिर आता है यहाँ पर मेरेना और LNG, तो 20 mg है जो लेवोनोजेस्ट्रोल रिलीज करेगा, 5 साल के लिए इफेक्टिव है। इसकी फेलियर रेट ना के बराबर है। तो प्रोजेस्टासाइट में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोजेस्टासाइट और मेरेना से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिपेज लूप प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल वाला है, यहाँ पर ये प्रोजेस्टासाइट और ये मेरेना। फिर यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट, सभी बैरियर मेथड हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज, सभी क्या है, बैरियर मेथड है। मैकेनिकल और बैरियर किसी एक को छोड़कर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग प्रीवियस पेपर्स या PDF लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।